नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर आके आए हुए हैं। ये आपका रेलवे का प्रैक्टिस सेट है। हमने इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट 1 दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर फटाफट देख लें। और ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, उसी का एक भाग है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके इसको अलग अलग पार्ट वाइज बनाया हुआ है। और ये आपका सेट 2 होगा। ये सेट आपका 2 होगा। अगर जिन्होंने अभी तक सेट 1 नहीं देखा है तो वो जा करके 1 पार्ट देख ले, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपका सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे कहीं ना कहीं से किसी न किसी ईयर में पूछे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी जो क्वेश्चन को हमने एक डाटा तैयार किया है वो सभी कहीं ना कहीं से हमने क्वेश्चन को उठाया है, जो पिछले 10 या 15 सालों से पूछा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप मिस ना करें और आप स्वयं इस सेट को बनाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग सफल हो। और हमारी कामना है कि आप अवश्य सफल होंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए और कृपया करके आप आंसर भी कमेंट कीजिए। आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। अगर आपको आंसर आता है तो आप स्वयं को जाँच भी कीजिए कि आप कितने तैयारी में हैं। तो ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका आज का सेट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगें कौन सी तरंग होती हैं? ए दाब, बी अनुदैर्घ्य, सी विद्युत चुम्बकीय, डी यांत्रिकी। 5 सेकंड आपके पास टाइम है। आप बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप बताएंगे आंसर। तो आपका दाब है, ये भी सही है। अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, ये भी सही है। यांत्रिक भी होती है, ये भी सही है। ये गलत है आपका सी, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये असत्य, विद्युत चुम्बकीय नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और ये यांत्रिकी होती है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो आपको कुछ तरह कोई ध्वनि चल नहीं पाएगा, क्योंकि चांद पर आपको पता है कि कोई भी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। अतः यहाँ विद्युतीय चुम्बकीय नहीं होता है, ये यांत्रिकी होता है। कौन सा होता है? यांत्रिकी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आपका आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, माध्यम। ए में आयाम है, बी तरंगदैर्घ्य, सी माध्यम, डी आवृत्ति। आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी बताएंगे। अभी हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया पिछले क्वेश्चन में। जल्दी आप बताएंगे, जल्दी आप बताएंगे। माध्यम। आपका आंसर कौन सा होगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें में यात्रा नहीं कर सकती। ए वायु, बी पानी, सी खाली स्थान, डी स्टील। 5 सेकंड आपके पास है, आप जवाब दीजिए। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए और लाइक भी कीजिए। जो नए लोग हैं वो हमारे साथ जुड़िए। आप लोग जुड़ते नहीं हैं, नहीं जुड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं, आप तैयारी करने वाले हैं। आप लोगों की संख्या अधिक होगी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग इतने लोग तैयारी करने वाले हैं। आपके लिए हम लोग कुछ नए चीज़ें भी ला करके प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम ध्वनि तरंग वही बताए हैं कि ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जब भी माध्यम नहीं होगा तो ये आपका ध्वनि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। तो ये कहाँ पर नहीं जाएगा? आपका सी खाली स्थान। खाली स्थान में आपकी ध्वनि तरंगें नहीं सुन जा सकती है। राइट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है यह क्वेश्चन। और अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो आप लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम, डी वोल्ट। तो आप बताएंगे, जल्दी बताएंगे फटाफट। 5 सेकंड के पास टाइम। आपका ध्वनि जो मापा जाता है वो आपका डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। राइट। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। आपका जो हर्ट्ज है वो तरंगदैर्घ्य को, ओम जो है रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक से है, और वोल्ट जो है वो वोल्ट में मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी सोन्स, डी फॉन्स।
आपका आंसर कौन सा होगा, जब भी जवाब देंगे फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए और बिल्कुल जोश से लगिए, एकदम बिल्कुल जोश से लगिए। इस बार आपको एग्ज़ाम क्रैक कर जाना है, इस बार जॉब लेना है आपको। क्यों नहीं ले पाएंगे आप, बिल्कुल ले पाएंगे, आप केवल जुड़े रहिए, आप मेहनत कीजिए। तो चलते हैं, इसका आंसर होगा आपका बी डेसिबल, बी डेसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, बी एक्सरे, नेक्स्ट ऑप्शन है सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी यांत्रिकी। अब बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन, इस आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, आपको बताना है कि ठोस वस्तु को भेजने के लिए किसका प्रयोग किया था। आपको पता है, बहुत पहले से पता है कि इसमें से सबसे अधिक तीव्रता किसकी होती है, वो आपका आंसर होगा बी एक्सरे का। डॉक्टर जो आप लोग को पता है कि इन जो ठोस वस्तु को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं रे, वो एक्सरे, क्योंकि इसकी गति सबसे अधिक होती है। आपको पता है अल्फा बीटा गामा जो रे होती है, उसके स्थान के बाद में इस रे का काफ़ी महत्व है जो भेजने के लिए काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या है। ए कम आवृत्ति, बी उच्च आवृत्ति, सी संक्रमित वोकल कार्ड, डी कमज़ोर वोकल कार्ड। ये आपको हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिए। देखिए आपको पता है कि बहुत सारा जो आवाज़ होता है उसमें हम लोग डिफरेंट कर पाते हैं कि ये इस व्यक्ति का आवाज़ है, ये कुत्ता का आवाज़ है, ये बिल्ली की आवाज़ है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आप लोग समझ पा रहे हैं, उनकी जो आवृत्ति है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कहने का मतलब, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में तारतम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तारतम्य बोला जाता है, तारतम्य। ये तारतम्य के कारण ही हमें ये पता चलता है कि ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी है। जैसे मेरा आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा है, आपका आवाज़ अलग होगा, मेरा आवाज़ अलग होगा। तो इसका कारण क्या है, तो आंसर देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा उच्च आवृत्ति, राइट। क्या है इसका कारण, उच्च आवृत्ति। समझ गए होंगे, उच्च आवृत्ति होगा तो आपका जो निकलने वाली आवाज़ है उनकी आवाज़ में क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो अलग अलग तरीके से सुनाई देगा, वो उच्च आवृत्ति पर डिपेंड करता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सोनार का पूरा नाम क्या है। देखिए अच्छा एक डिवाइस है जो सोनार है, इसको हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत इसका महत्व है। जो आपको पता है, ये सोनार जो है आपका, वो जलयान के लिए खास तौर होता है। जो हमारे समुद्री मार्ग से जहाज़ें आती हैं उनके लिए खास होता है। ये अगर नहीं होगा तो हमारी जहाज़ हमारे पोर्ट तक पहुंच नहीं पाएगी। यानी कहने का मतलब है, ये जो सोनार है आपको जल में स्थित किसी भी पिंड की स्थिति, दूरी या उसका डायरेक्शन को बताता है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है जल के अंदर। क्योंकि जल के ऊपर जो जहाज़ होती है वो उसको नीचे यही सारे संकेत और सूचनाएं देता रहता है। तो आप बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए लोग हैं वो शेयर कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। आप लोग याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म इसका होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। ए रडार, बी सोनार, सी इकोलोकेशन, डी लीडार। आपको अभी हमने बताया कि पनडुब्बी कहाँ रहता है, आपको पता होगा जो पनडुब्बी है वो पानी में चलता है। कहाँ पर चलता है, पानी में चलता है। हिंट दे रहे हैं, आप आंसर जरूर बताइएगा। तो अभी हमने बताया कि पानी में जो भी चीज़ है उसकी स्थिति जानने के लिए हमने क्या बताया, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा बी सोनार। क्योंकि पानी के अंदर जो भी स्थिति है उसको पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसी से हमें वहाँ की स्थिति सारे पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। ए रेट्रो डायग्नोसिस एंड द रिकॉग्निशन। इस तरह से आगे ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताएंगे पढ़कर कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। देखिए रडार के बारे में पहले समझते हैं, हमने अभी पहले सोनार के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद है रडार। तो सोनार तो हमने बताया कि पानी के अंदर जो स्थिति है उसको पता लगाने के लिए आता है, लेकिन ये जो रडार है हमारे वायुयान होते हैं जो, जिसको हम लोग जहाज़ बोलते हैं, यानी जो हमारे जहाज़ चलते हैं, ये इसकी स्थिति बताता है कि हमारे, मान लीजिए हमारा देश है, हमारा बॉर्डर है,
हमारे बॉर्डर में हमारे देश के अंदर बाहर से अगर कोई भी जहाज़ एंट्री करता है तो ये रडार क्या करता है कि उसकी स्थिति को बताता है कि कौन सा जहाज़ कितना दूरी से कितनी स्पीड से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका ये फिगर भी आपको प्रेजेंट करता है। तो ये देश की सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी की बात है कि हमारे जो वायुयान है हमारे देश का, उसको ये हेल्प करता है कि कहाँ पर पहुँचा है, किधर से आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीज़ें घटनाएं जो होती है वो रडार के माध्यम से होती है। और ये तरंग दैर्ध्य पर काम करता है। ये तरंग दैर्ध्य को माप कर पता लगाता है कि जहाज़ कितना दूर है या कितने क्षेत्र में जा रहा है। तो यानी इससे आप लोग पता चल गया होगा। इसका ऑप्शन होगा आपका डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डिटेक्शन मतलब होता है आपका उसको डिटेक्ट करना है कि कितना दूर है। रेंजिंग मतलब होता है उसकी दूरी को बताना है कितने रेंज पर है। इससे भी साफ पता है। रेडियो मतलब होता है ये तरंग दैर्ध्य। तो ये रडार जो आपका है तरंग दैर्ध्य पर काम करता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। और एक्सप्लेनेशन भी हम लोग साथ में करते जाना है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग उसको नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? ए अनुदैर्घ्य तरंगें, बी अनुप्रस्थ तरंगें, सी यांत्रिक तरंगें, डी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। पहले हम समझते हैं इंफ्रारेड तरंग है क्या। आप लोगों को पता है कि जो तरंगें होती है या जो रे होता है, एक दो तरह के होते हैं। एक दृश्य तरंग होती है और एक होती है अदृश्य तरंग। तो दृश्य तरंग को हम लोग देख पाते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि लाल है, पीला है, नीला है, ये हम लोग दृश्य तरंग है क्योंकि हम इसको देख पाते हैं, सही से समझ पाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अभी क्या है, मान लीजिए सुबह हो रहा है तो आपके पास सूरज का लाइट आ रहा है, अभी सुबह में लाली होती है या और तेज़ होता है, तो ये हम लोग दृश्य तरंग कहते हैं। इसको हम लोग देख पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ तरंगें ऐसे होती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, केवल इसको क्या कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक्स किरण हो गया आपका, वाई हो गया, या अल्फ़ा बीटा गामा आप लोग नाम सुना होगा, या एक्सरा जो आप लोग मेडिकल में जानते हैं प्रयोग होता है इसका। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख नहीं पाते, ये किरणें हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह की किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपको जवाब देना है इस आधार पर। इसमें आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से आप आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका आपका आंसर बताना है फटाफट, जितना जल्दी हो आंसर बताइए आप लोग। तो आपका आंसर होगा डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। तभी तो ये आपको एक्सरा में फिगर लेकर के हमें एक्सरा प्रेजेंट करती है। अंदर की बातें, ये अंदर का फिगर हमें प्रेजेंट करती है। यानी कहने का मतलब है कि इंफ्रारेड किरण किसे कहते हैं, पहले समझ लेंगे इसका एक थोड़ा सा। जो लाल रंग होता है उससे उससे नीचे आवृत्ति होती है लाल रंग से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा रेड किरणें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाल रंग से जो नीचे की आवृत्ति वाले तरंग है उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड किरणें। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? ए दृश्य प्रकाश, बी एक्सरे, सी पराबैंगनी किरणें, डी रेडियो तरंग है। तो आपको सबको तरंग के बारे में तो पहले पता होगा। दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश अगर नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। ये तो हमारी पृथ्वी पर प्रवेश करता ही है कि सुबह शाम तभी तो होता है जो दृश्य प्रकाश आती है। और उस तरह से है आगे एक्सरे आपको पता है जो डॉक्टरी में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका मेडिकल की दुनिया में बहुत अच्छा तरीक़े से प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें तो आपको पता है कि धरती पर आ जाए तो बहुत विनाश हो सकता है, तो इसको हमारा जो लेयर है ओजोन का वो उसको बचाता है। डी है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे तो हमारे इस समय धरती पर बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा है। ये चल रहा है तभी तो हम सारे टेलीविज़न, टीवी या सेटेलाइट वगैरह का यूज करते हैं। तो यहाँ पता लगाना है कि कौन सी रे है जो धरती पर वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आपका आंसर होगा, जल्दी जवाब करके बताएंगे आप लोग, जल्दी से हम उसका जवाब बताते हैं जल्दी से। यानी आपका जो आंसर होगा बी एक्सरे, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 0.1 से लेकर के 10 होता है, यानी बहुत कम होता है, इसीलिए ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो नए नए फटाफट जुड़िए, फटाफट लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप केवल देख रहे हैं, आप पेन कॉपी भी लेकर बैठिए, इसको नोट भी कीजिए। नोट करेंगे तभी तो आपको आगे पता चलेगा, केवल वीडियो देखने से थोड़े होगा। और इस पर सिलेक्शन जो लेना है,
सिलेक्शन तो लेना ही है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप लोग से रिक्वेस्ट भी है मेरा कि आप लोग सफल होंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो आप लोग जुड़िए साथ, फटाफट लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? ए रेडियो प्रसारण, बी टेलीविज़न प्रसारण, सी वॉकी टॉकी, डी टेलीफोन की बातचीत। आप बताएंगे, पहले समझ लेंगे द्वैध क्या है। द्वैध क्या है, पूर्ण द्वैध संचार क्या है? ये क्या है? ये मल्टीपल कम्युनिकेशन होता है। ये कैसा होता है आपका? मल्टीपल कम्युनिकेशन होता है। तो आप देखिए कि इसमें से किस में मल्टीपल कम्युनिकेशन होता है, आपको पता होगा तो आप इसका जवाब दीजिए, हम बताते हैं आगे। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। आपका आंसर होगा डी, टेलीफोन की बातचीत। आप लोग देखते हैं टेलीफोन में जो होती है यह मल्टीपल कम्युनिकेशन होता है, या इससे भी अधिक हो सकती है। तो सबका आंसर होगा कौन सा? टेलीफोन की बातचीतें। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं इसका। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? आपका ए है सिंप्लेक्स, बी मीडियम डुप्लेक्स, सी हाफ डुप्लेक्स, डी फुल डुप्लेक्स। आप इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा सी, हाफ डुप्लेक्स। कहने का मतलब जो वॉकी टॉकी होता है इसमें एक दूरी से बात करने की निश्चितता होती है। ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड दूरी से बात कर सकते हैं, नहीं, एक लिमिटेड होता है। आपको इतना दूर से इतना दूर तक आप इसमें बात कर सकते हैं, उसके बाद ये इसका कनेक्शन काम नहीं करता। आप लोग देखे होंगे रेलवे वगैरह में, या आप लोग जो पुलिस वाले होते हैं या जो हमारा पेट्रोलिंग वाले होते हैं, वो वॉकी टॉकी रखते हैं और एक निश्चित दूरी से अपने आप को कनेक्ट किए रहते हैं। तो ये एक निश्चित दूरी पर काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है। ए कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, बी लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, सी लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, डी कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। तो पहले तो हमें समझना है कि ये आपका NFC है क्या, इसको पहले समझ लेंगे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या, आप लोग को पता है कि मोबाइल या अन्य डिवाइस को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, जो जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है और दूसरा डिवाइस भी है, तो हम दूसरे डिवाइस को स्पर्श करा के कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके इसको हम लोग एक रेडियो संचार संचारित करते हैं। तो इस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? NFC। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप कार में बैठे हुए हैं और कार से ब्लूटूथ से आप लोग गाना बजा रहे हैं, या मान लीजिए हमारी बातें आप सुन रहे हैं और दूसरे बच्चे को भी ब्लूटूथ के माध्यम से सुना रहे हैं। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन बन रहा है, आपका एक जो है रेडियो संचार बन रहा है, ये संचार से जुड़ रहा है। तो इसको जोड़ने वाला जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं NFC। तो आपको बताना है कि ये किस पर काम करता है, फटाफट जवाब दें। आपका आंसर इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, निकेल और टंगस्टन। तो आपको पता है कि विद्युत का सुचालक क्या है, थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल पढ़े होंगे आप लोग, मेटल और नॉन मेटल पढ़े होंगे। तो जो आपका मेटल होता है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है और नॉन मेटल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्योंकि मेटल पर आपका जो चार्ज होता है वो पता होगा प्लस होता है। आगे बात इसमें करेंगे आंसर पर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? आपका ए, चीनी मिट्टी के बर्तन जो नॉन मेटल है। आपको अब बाकी एल्युमिनियम, निकेल आपको पता है। टंगस्टन को पता है कि जो हाई टेम्परेचर का होता है, और ये आपको जो 100 वाट वाला बल्ब आता है उसमें एक फिलामेंट भी लगा रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम बताना है आपको। ए में ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, बी ये सभी कीमती धातु हैं, सी ये सभी अच्छे सुचालक हैं, डी कोई समानता नहीं है। आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो पहले तो ये पता करना है कि ये आपका चांदी, तांबा, सोना इस पर बात कर रहा है सुचालक और अचालक पर, यानी कहने का मतलब है कि ये विद्युत को पास थ्रू करता है या पास थ्रू नहीं करता, इस आधार पर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये सभी जो आपके क्या है? अच्छे सुचालक हैं। कैसे सुचालक हैं? ये सभी अच्छे सुचालक है। आपको पता है कि जो चांदी होता है, चांदी ये सबसे अच्छा सुचालक है। ये आपको इसका जो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं
ओम से मापते हैं, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए आधा सबसे अच्छा शौचालय है चांदी। राइट, आप लोग समझ में आ गया। आप जो नए नए लोग हैं वो जुड़िए हमारे साथ, जो नए लोग हैं वो जुड़िए, आप लोग जुड़िएगा तभी हमें अच्छा लगेगा। लाइक भी कीजिए, लाइक के नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब जो प्रॉब्लम है आपको, हमको लग रहा है कि कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे और अच्छा तरीके से आपके पास पेश करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी भाई। आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत तो कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक एकीकृत परिपथ जिसके आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो से बना होता है। ए है कॉपर, बी सिलिकॉन, सी सिलिका, डी क्रोमियम। तो पहले तो हमें समझना है कि ये कह क्या रहा है, तो पहले समझ लेते हैं क्या है आईसी चिप। आईसी चिप, आप लोग मोबाइल वगैरह चलाते होंगे, टीवी कंप्यूटर, तो आप लोग देखेंगे चिप मिलता है जिसमें हम लोग गाना को स्टोर करते हैं, या मूवी या हमारी बातें आप लोग जो देख रहे हैं उसको एक चिप में स्टोर करते हैं, और वो चिप से हम लोग बार बार देखते हैं। तो वो चिप आपको किससे बना होता है ये बताना है इसमें, कि वो जो चिप है किससे बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टर्म में क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तब कोई सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन एक सिलिकॉन जो है रासायनिक तत्व है, और ये धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। राइट, तो आप होप को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा आपको बताना है। ए बढ़ती है, बी घट जाती है, सी समान रहती है, डी अनंत हो जाती है। तो इसको समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा। जो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में परिपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा। तो मान लीजिए आप लोग धारा पढ़ेंगे, मान लीजिए एक हमारा वायर है, इसमें हम लोग वोल्टेज को स्थिर रखें और डिवाइस की स्थिति बढ़ा रहे हैं, तो हमारा I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, हमारा V1 है केवल। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, इससे आपको पता चल गया होगा क्या होगा, यानी धारा हमारा क्या होगा घट जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि धारा की जो सप्लाई हो अधिक हो गया, 1 2 3 हो गया, और वोल्टेज हमारा क्या है स्थिर है 1 है। तो इसी स्थिति में आपका जो कुल धारा है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। हमारा आंसर आपका होगा कौन सा, बी। आई होप को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। जल्दी बताइए आप लोग, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। जल्दी से जवाब दीजिए, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये आपका विभवांतर होगा, ये क्या होगा विभवांतर होगा, जो बीच में कार्य होता है। जैसे धारा है, यहाँ बीच में हमारा जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, V1 से लेकर के V2 तक, ये क्या बोलते हैं इसको विभवांतर, दो वोल्टेज के अंतर का है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई तार है या सर्किट है, हमें ये पता लगाना है कि उसमें लाइट है या नहीं है, बिजली उसमें है या नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, ए गैल्वेनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी इलेक्ट्रोमीटर। आपका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। पढ़े होंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन में। गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता लगाता है कि इस विद्युत परिपथ में करंट है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यदि इन्वेंशन से है आपका क्वेश्चन, इसमें ए होगा विलियम कैरियर, बी जॉन गोरी, सी स्टुअर्ट स्कैनर, डी HR शुल्ज। तो आपका इसमें आंसर होगा ए विलियम, आपका विलियम कैरियर। राइट, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा विलियम कैरियर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर होगा आपका। राइट, आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं।
जल्दी सब लोग बताइए टर्मिनल कितने होते हैं। तुमको पता है टर्मिनल कितना होता होगा? जल्दी बताइए। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो पहले देख लेते हैं बिजली होता क्या। ये टर्मिनल हो गया आपका बिजली। तो यहाँ पर आपको पता होगा प्लस और माइनस। तो यहाँ से जब आपको मिल गया होगा हिंट के अनुसार आपका यहाँ पर 2 टर्मिनल होगा। कितना टर्मिनल होगा? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ए प्लेटिनम, बी टैंटलम, सी टंगस्टन, डी एंटीमनी। तो आपको पता होगा अभी जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन में बताया था लाइट फिलामेंट। लाइट का जो फिलामेंट होता है वो किस आप लोग 100 वाट का बल्ब देखे होंगे जो इस तरह के उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है और इसी से हमारा लाइट आता है अधिक टेम्परेचर होने की वजह से। आपको पता होगा कि इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर होगा सी टंगस्टन। टंगस्टन को पता है कि हाई टेम्परेचर वाला एक एलिमेंट है और इसकी आपको पता होगा कि जो गलनांक होता है वो बहुत ही हाईली होता है। इसका कितना होता है वो पता होगा आपको? पता होगा ये होता है आपका 34/22 इतना होता है डिग्री सेल्सियस। इसका टंगस्टन का जो आपका गलनांक होता है वो था कितना? 34/22 डिग्री सेल्सियस। यानी समझ सकते हैं कितना हाई होता है। इसका जो क्वथनांक होता है इतना होता है, समझ लीजिए। यानी 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी हाई टेम्परेट होता है। इसका जो गलनांक क्वथनांक है वो क्या है? सबसे अधिक। इसीलिए देखते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है जल्दी टूटता नहीं है। वो टूटता तब है जब वो आपका ज़्यादा वोल्टेज होता है उससे अधिक। और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए आपको पता होगा बल्ब के अंदर एक निष्क्रिय गैस भरा जाता है ताकि टंगस्टन से किसी तरह का कोई रिएक्शन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वो किसके द्वारा संचालित होता है? आपको बताना है। ए सिविल लॉ, बी न्यूटन का नियम, सी फैराडे का नियम, डी कूलम्ब का नियम। आपको बताना है। जैसे आप लोग एयरपोर्ट पर गए होंगे, एयरपोर्ट पर जाते हैं देखते हैं 2 तरह से दरवाज़ा है, इससे हम लोग पास होते हैं तो जब पास होते हैं तो ये जो मेटल जो है आपको डिटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए पास कोई मेटल है या कोई गैर कानूनी मेटल्स लिए हैं हथियार वगैरह, तो ये आपको आवाज़ करने लगता है टूं टूं का, यानी आपको डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पास कुछ है। तो ये जो है किस नियम पर काम करता है? कौन वैज्ञानिक का नियम है जो काम करता है? आपको बताना है। जल्दी से जवाब। तो आपका आंसर होगा सी फैराडे का नियम। ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर काम करता है। किस पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। इलेक्ट्रॉनिक रे के माध्यम से आपको पता लगाता है कि आपके पास कोई धातु या मेटल है या नहीं। ये रेलवे स्टेशन, मेट्रो या एयरपोर्ट या हर जगह पर उपलब्ध है जहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है लोगों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप हमारे साथ बन रहिए। आपकी सफलता की कामना करते हैं हम। अब जो नए लोग हैं वो हमारे साथ जुड़िए। आप लोग शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ कितना लोग जुड़े हुए हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग सफल हो, सफलता आपको मिले और आपका जॉब हो, इस साल आपका जॉब हो, हम यही कामना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो, आप सफल हो और हमारे साथ जुड़िए। हमें प्यार कीजिए, अपना प्यार बनाइए। हमारे परिवार में आप शामिल हुए। नए लोग को भी हमारे यहाँ आमंत्रित है और हमें सुझाव दीजिए आपको किस तरह के पेपर चाहिए, क्या अन्य तरह के और लंबे लंबे क्वेश्चन चाहिए या इस तरह के। लेकिन ये क्वेश्चन जो है VVI है, सब क्वेश्चन आया हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से बात कीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा हमें और ये पता चलेगा कि आप हमारे साथ अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। सो धन्यवाद।